अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के बयान की, जिन्होंने मुतालबा कर दिया है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ। एक मुतालबा भी उन्होंने इसके साथ नहीं किया है और वो ये कहते हैं कि इसकी शर्त ये होगी कि इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे ये जो नए इंतखाबात होंगे इनसे दूर रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, कहा वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, अपने पहले जो विजन है तमाम तर मामलात से मुतल्लिक जो सोच है उसको क्लियर करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ें क्लैरिटी के साथ। बहरहाल हुकूमत को उन्होंने ना कर दी, लेकिन जो नए इंतखाबात की बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने, अब इसके ऊपर दो राय पाई जाती है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान के नए इंतखाब के मुतालबे की हिमायत में लोग सामने आ रहे हैं, जैसे ANP ने बड़ा खुल के इजहार किया है कि बिल्कुल मौलाना माकूल बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुल्क में जितने मसाइल हैं और इस वक्त जिस गर्दाब में फंसा है मुल्क, उससे बाहर निकलने का तरीका एक यही नज़र आता है कि नए इंतखाबात हों और साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों और फिर वहाँ से एक भरपूर मैंडेट वाली हुकूमत आए और तमाम तर मामलात को देखे। लेकिन फिर दूसरी इसके ऊपर ये पाई जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। अभी इतना खर्चा हुआ एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मईशत वैसे इतनी डोल रही है, मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ना कि दोबारा से नए इंतखाबात की। और फिर वो क्या गारंटी है कि जो नए इंतखाबात होंगे वो साफ़ और शफाफ होंगे और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। तो अपने तजियाकारों के सामने हमने यही सवाल रखा है कि जो मौलाना फजलुर रहमान और फिर उनके हामी बात करें नए इंतखाबात की, क्या ये हकीकत पसंदाना मुतालबा है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट के लिए सलीम साफ़ी साहब, सोहेल पड़ायत साहब, उमर चीमा साहब और महमूद सरफराज साहब अभी हमारे साथ हैं। सोहेल साहब, आपकी मैं सबसे पहले इसके ऊपर राय जानना चाहूँगी। क्या समझते हैं मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, कितना वजन है उसमें, कितना हकीकत पसंदाना मुतालबा है? क्या हल यही है कि अब दोबारा इंतखाबात करवाए जाए? देखिए, मुतालबे की हद तक तो हर लीडर को, हर सियासी जमात को हक है कोई भी वो मुतालबा करे। सवाल यह है कि एक पार्लियामान के अंदर से अगर जब तक मुज़ाकरात नहीं होते, जब तक ये तय नहीं होता मसलन कि क्या पिछले इंतखाबात जो थे अगर वो कंट्रोवर्शियल थे तो अगले कैसे नॉन कंट्रोवर्शियल होंगे। अगर पिछले इंतखाबात में खराबियां थी और आपस में बैठ के कोई राय अमल नहीं बनता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कोई पॉलिसी तब्दील नहीं होती, इंटरिम गवर्नमेंट या केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में कोई मुज़ाकरात नहीं होते, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में और बाकी पार्टियां जो है वो अदालत के बारे में क्या पॉलिसियां अख्तियार करेंगी, उस वक्त तक जाहिर है मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। इलेक्शन तो दूर की बात है, ये तो मामलात ही नहीं आगे बढ़ रहे कि जितनी देर तक मुज़ाकरात नहीं होते, कंसेंसस नहीं होता। अगर सारी पार्टियां कंसेंसस ये तय कर लें कि इंतखाबात होने हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तय ना हो और अगर मुख्तदरा ना माने, अगर हुकूमत ना माने तो फिर कैसे इलेक्शन होंगे? तो इसके लिए जाहिर है पहली शर्त ये है कि मुज़ाकरात हो, आपस में कोई मामला तय हो, TORs हो, कोई CBMs हो, फिर उसके बाद ये बात है, ये इट्स टू अर्ली। जितनी अभी तो ये तय नहीं हुआ कि मुज़ाकरात किन शराइत पे होने हैं या नहीं होने, किस किस के दरमियान होने हैं। पहले ये सारी चीजें होनी है, फिर उसके बाद है कि किस नतीजे पे पहुंचते हैं वो मुज़ाकरात। बट आपको लगता है कि मुज़ाकरात यहाँ से शुरू हो सकते हैं कि नए इंतखाबात का एजेंडा या उसको टेबल पर रखा जाए तो, और ये एक अच्छी तजवीज़ होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट एक अच्छा होगा? नहीं देखिए, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनके तो इस वक्त दो मुताबिक जो PTI है, नंबर 1 उनका मुताबिक इमरान खान के खिलाफ नाजायज मुकदमे खत्म करके उन्हें जेल से निकाला जाए, नंबर 1। नंबर 2 उनका मुतालबा है कि जो धांधली है और उनके साथ उनके जो लोग फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो फर्क है उसकी वजह से जो बाहर रहे हैं उसकी तहकीकात हो। तो बुनियादी तो मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी की आवाज ज्यादा और उस पे ही सबसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा। तो वो तो ये 2 इश्यूज मुसलसल रेज कर रहे हैं, ठीक है, कि असीरों को किया जाए। यानी अभी आपको इस मुतालबे की समझ ही नहीं आई, आपको ये बहुत वक्त से पहले लगता है ये मुतालबा, राइट? जी, वक्त से पहले। ठीक है। आपकी क्या सोच है इसके ऊपर उमर? क्या आप समझते हैं मौलाना साहब ने बहुत ही दूर की बात की है अभी? अलीना, देखिए, मौलाना इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? वो अपने आप को पार्लियामेंट से बाहर तस्वर करते हैं और वो माही बेआब की तरह हैं।
तो वो तो इस टाइम बड़ा बेचैन है और उनका ये ख्याल है कि अगर कोई दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे तो शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के बाद भी वो ये चाह रहे थे कि जो उनके हमायती जमातें हैं वो ओथ ना लें, हल्फ ना लें, ताकि दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं जब तक कि मौलाना मुंतखब नहीं होते या जो बाकी लोग हैं या उनके जो हम ख्याल लोग हैं वो नहीं आते। तो इस दफा भी उनका ये मुतालबा है। इवन एक टाइम था कि जब मौलाना पार्लियामेंट में भी नहीं थे और वो ये भी नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन हो। और ये बात है कि जब अदम एतमाद आई उस टाइम दो पार्टीज जो कि इलेक्शन के मुखालिफ थी, एक पीपल्स पार्टी थी और एक मौलाना फजल रहमान थे। जब केयर टेकर सेटअप बना और मौलाना के अपने समदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बन गए, तो मौलाना उस टाइम भी इस बात की काफी वकालत करते रहे कि इस टाइम जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, तो हमें इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। अब मौलाना का ख्याल ये है कि दोबारा इलेक्शन शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। मुझे अगर वो इस उम्मीद के साथ या इस तवक्को के साथ कर रहे हैं, पहली बात तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मौलाना की इस ख्वाहिश को एंटरटेन करने के लिए किया जाए। अच्छा। दूसरा जो है एएनपी की जो बात करते हैं, एएनपी का भी यही है कि वो पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए हैं। फवाद चौधरी जो उनके हमायत करने वाले हैं वो भी पार्लियामेंट से बाहर हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिनको लगता है कि हमारा चांस तब भी बनेगा कि अगर इलेक्शन हो। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर दोबारा इलेक्शन हो और मौलाना जीत जाएंगे, क्या उधर खैबर पख्तूनख्वा में को पीटीआई की पोजीशन कमजोर हो गई है या उधर लोगों ने वो उनसे मायूस हो गए हैं कि मौलाना को लग रहा है कि अगर अब इलेक्शन हो जाएंगे तो उनके लिए कुछ चांस होगा। लिहाजा हर तो सूरतों में उनकी ये तजवीज, इसका मुझे रैशनल नजर नहीं आता कि इवन के उनके जाती मुफाद के हवाले से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि इससे उनको भी कोई फायदा होगा मुतालबा करने के। और बाकी जिन लोगों ने ये तय करना है, जिन्होंने कि भाई दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी जो उनको एक हिमायत हासिल हो सकती है वो भी अगर होगी तो पीटीआई की तरफ से हो सकती है। पीटीआई वाले जो है वो भी कह रहे हैं कि जब तक हमारा लीडर बाहर नहीं आता हम भी नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो मौलाना के इस जो मुतालबे की कोई ज्यादा कोई उसको पजीराई मिलती मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा मेहमान, बड़ी दफ़ा हम जब बात करते हैं तो कैजुअली भी स्टेटमेंट ये बड़ी सुनने को मिलती है। मौलाना का मुतालबा तो एक तरफ कि जी नए इंतखाबात होने चाहिए, ये देखें मैंडेट किस तरह से लेके आए हैं, इनके पास तो हिमायत ही नहीं है। क्या समझती हैं कहीं मिड टर्म इलेक्शंस या कबल अज़ वक्त इलेक्शंस ये सलूशन की तरफ लेके जा सकते हैं या ये बल्कि प्रॉब्लम में ऐड ही करेंगे? देखिए लीना, मसला ये है कि दुनिया भर में तो वैसे इलेक्शंस जब होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि जो इलेक्शंस हैं वो मजीद कंट्रोवर्सी की तरफ जो है वो लेकर गए हैं। ख़ास तौर पे आप 2018 का अगर इलेक्शन उठाकर देख लें और अब 2024 का इलेक्शन अगर आप देख लें, तो इन दोनों के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो है हाइब्रिड वाली, यानी कि जो ये रिगिंग एलिगेशंस लगी हैं वो उन जमातों की तरफ से लगी हैं कि जो कहती हैं कि हमारा मैंडेट भी जो है वो चोरी किया गया। दूसरा ये कि वो आउट ऑफ फेवर हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के। यहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट्स का इल्ज़ाम भी जो लग रहा है मैनेज होने का, वो 2018 हो खा 2024 हो, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही लगा है कि उन्होंने मुक्तदरा ने जो है ये किसी तरीके से इलेक्शन रिजल्ट जो है मैनेज किए हैं और अब इस तरह जो किया गया। असल मसला इसके अंदर ये है लीना कि देखिए इलेक्शन, नए इलेक्शन होने तो शायद पॉसिबल नहीं है, लग नहीं रहा कि ये कोई हकीकत पसंदाना बात है या इस तरह की जिसकी शायद जो हो जाए, क्योंकि 2018 में भी नए इलेक्शंस का मुतालबा किया गया था, कहा गया था मैंडेट चोरी की, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई। असल जो सोल्यूशन हो सकती है वो ये है कि सारी पॉलिटिकल जमातें एक साथ बैठें और वो रूल्स ऑफ द गेम ये तय करें कि देखें ये जो एक सिस्टम हो गया ना कि जिसमें अवाम डिसएनफ्रेंचाइज हो रही है, यानी वो 2018 का इलेक्शन हो जिसमें आरटीएस बिठा दिया गया है या खा 2024 का इलेक्शन हो, ये चीज अगले इलेक्शंस में ना हो, ये कंट्रोवर्सीज अगले इलेक्शंस में ना बने। उसके लिए अगर सियासतदान आपस में बैठकर ये तय नहीं करेंगे कि जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन जो है वो किस तरीके से हम फ्री एंड फेयर बना सकते हैं, किस तरह से हम नॉन कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोल्यूशन, आप आज इलेक्शन करा दें दोबारा, आप कल दोबारा इलेक्शन करा दें, आप परसों करा दें, इलेक्शन जो है वो कोई रिजॉल्व नहीं करेंगे इश्यूज जब तक कि ये सब लोग आपस में चीजें ना तय कर ले। अच्छा एक चीज और अलीरा मैं कहूंगी कि मौलाना साहब की अपनी पार्टी के अंदर जो है ना इस वक्त एक दो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। एक सवाल उनसे ये कहा जा रहा है कि आपने इमरान खान
साहब के बारे में थ्रू आउट आपकी जब इन लोगों के जारी पता राइवलरी सारा कुछ कि उनको आप यहूदी एजेंट और इस तरह की आप बातें कहते थे, तो आज क्या वो ठीक हो गए? एक ये उनसे सवाल हुआ जा रहा है। दूसरा सवाल उनसे ये किया जा रहा है कि आप कहते हैं नए इलेक्शंस कराते हैं, चलें अगर ये सारी एक तहरीक चलती है और इलेक्शंस हो जाते हैं नए, तो क्या रिजल्ट्स बदलेंगे? क्या जो है खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट बदलेगा? क्योंकि देखिए मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को तो खैबर पख्तूनख्वा में धचका लगा है ना, ज्यादा उनके स्टेक्स तो उधर है। तो वो कहते हैं क्या वहाँ पीटीआई की दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनेगी? ये उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या गारंटी है? तो आप बताएं कि ये आप कर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ एक सियासी चीज है या असल में भी आपकी यही डिमांड है? ये वाली सारी चीजें, तो ये सवालात भी हो रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर। बिल्कुल सही। सलीम साफी साहब, मौलाना का दोबारा इलेक्शन का मुतालबा आप क्या समझते हैं, किस हद तक रियलिस्टिक है? देखिए, मौलाना साहब एक बड़े दूरंदेश और साहिब फहम सियासतदान हैं, लेकिन जब इलेक्शन के दौरान वो अपना एस्टीमेट लगाते हैं तो अक्सर वो बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। 2013 में भी उनका ये ख्याल था कि वो 2 सूबे उनको मिलेंगे, उससे पिछले 2008 के इलेक्शन में भी उनका ये ख्याल था, पहले से जो अंदाजे लगा रहे थे कि वो 2 सूबे उनको मिलेंगे, और इस इलेक्शन में भी उनका ये ख्याल था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो उनके हैं ही हैं। तो एक तो लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ उस तरह नहीं होते। मौलाना के साथ एक नफ्सियाती मसला भी होता है कि जो मौलाना की जमात का जो वर्कर है वो बहुत मुतहर्रिक है, वो जल से जलूस के लिए आता है, लेकिन वही वर्कर उनका वोटर भी है। मुस्लिम लीग नून का वोटर वर्कर नहीं होता, वो जलसे में पीपल्स पार्टी का हर वोटर वर्कर नहीं होता। तो एक तो मौलाना साहब फिर जब अपनी सीटों का एस्टीमेट लगाते हैं तो वो अपने जलसों और मार्च और उनके हिसाब से लगाते हैं, तो इसलिए उनसे इलेक्शन रिजल्ट बड़ी मुश्किल से वो हजम कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मौलाना साहब सबसे ज़्यादा एक गुमगू की कैफियत में फंस गए हैं बाकी सियासतदानों की बनिस्बत अगर देखा जाए। ये मौलाना साहब का 2018 के इलेक्शन के बाद भी उनका ये डिमांड था कि हमें असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए और हमें री इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए, और फिर जितना भी वक्त था उन्होंने री इलेक्शन के मुतालबे पे वो गुजार दिया इमरान खान साहब की हुकूमत का। अब जब इलेक्शन हो रहे थे तो उससे पहले मौलाना साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और अफ़गानिस्तान वो इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग से गए थे और उनकी ब्लेसिंग से ही वापस आए। तो मौलाना साहब को इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी तवक्कुआत थी, दूसरी तरफ उनको नून लीग के साथ उनकी यारी बड़ी पक्की बन गई थी, और उसके मुकाबले में इमरान खान साहब के साथ उनकी दुश्मनी जो थी या उनकी मुखालफत वो बड़ी अज़ली थी। लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट मौलाना साहब के लिए बड़ा शॉकिंग था, तो मौलाना साहब उस रिज़ल्ट को भी कबूल नहीं कर सकते। तो अब मौलाना साहब के लिए एक तरफ इमरान खान के साथ बैठना भी मुश्किल है, उसमें वही सवालात आएंगे जिसकी तरफ महमल ने इशारा किया, और दूसरी मुस्लिम लीग नून या इस हुकूमत के साथ भी मुश्किल से बैठेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद उन्होंने जो सख्त स्टैंड लिया हुआ है उसके बाद वो अगर आके हुकूमत के साथ बैठते हैं तो क्या करें। तो इसलिए ज़ाहिरी बात है उन्होंने मुतालबा यही करना था। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है, देखिए इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप जत्था ले आएंगे, जत्तों के ज़रिए आप री इलेक्शन नहीं करवा सकते। जत्तों के ज़रिए आप सिस्टम को लपेट सकते हैं, लेकिन री इलेक्शन जत्तों के ज़रिए नहीं होते। अगर आपने या पीटीआई ने जेयूआई ने माहौल को इतना ख़राब कर दिया तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो री इलेक्शन नहीं हो सकेगा उस सूरत में भी, बल्कि सिस्टम के लिए नुकसान होगा। अब री इलेक्शन के लिए वो काम जरूरी है जिसकी तरफ सुहेल वढ़ाई साहब ने इशारा किया कि भाई पहले तमाम जमातें आपस में बैठें और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के लिए कोई लाए अमल बनाएं, और ये चीज़ इंश्योर करे कि इलेक्शन में किसी तरफ से कोई मुदाखलत ना हो, ताकि उसके बाद अगर आप इन्हीं टर्म मौजूदा सेटअप के साथ दोबारा इलेक्शन में जाते हैं तो वही कुछ होगा
जो पहले 2024 में अभी हुआ है। लेकिन सर मुझे एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, आप ये जो बात कर रहे हैं, बल्कि सबका कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन है कि मौलाना साहब जत्थे की सियासत कर रहे हैं या वो ये धमकी दे रहे हैं कि हम कोई एजिटेशन कर सकते हैं, बट उन्होंने तो तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए माहौल बनाने का मशवरा दिया है, बैठकर बात करने का मशवरा दिया है। नहीं तो मौलाना साहब जत्थे की सियासत भी करते हैं, लेकिन मौलाना साहब बड़े मामला फहम सियासतदान भी है। वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक अक्सर नहीं जाते किसी भी मामले में। तो मौलाना साहब को आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए। बेशक मौलाना साहब की सरबराही में कमेटी बन जाए, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की। मौलाना साहब के साथ नवाज शरीफ के अच्छे ताल्लुकात भी है और वो तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दें और मौलाना साहब पिछले इलेक्शन के और 2018 के इलेक्शन की तहकीकात भी करें और आइंदा के इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ गेम भी बना दें। ये दिलचस्प है। लेकिन सर 2-3 सवालात। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने अभी कहा कि एक्सपेक्टेशन थी मौलाना की इलेक्शन से, लेकिन फिर वो मायूस हो गए। सर क्या समझते, क्यों नहीं उनको अकोमोडेट किया गया इलेक्शंस में, या ये ताल्लुकात फिर क्यों ख़राब होने दिए गए मौलाना और ताकतवर हलकों के दरमियान में? मौलाना का मकसद ये है कि वो मौलाना के हलका और पीटीआई का हलका एक है, हलका असर जो है, और उसमें अब बाकी लोगों की बात तो लोग मानने को तैयार हैं, लेकिन मौलाना साहब इस वक्त सारा गुस्सा इस्टेब्लिशमेंट पे निकाल रहे हैं। लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसलिए धांधली की कि मौलाना की सीटें लेकर जेयूआई को दिलवा दे, क्योंकि मौलाना साहब की मौक़िफ़ की तशरीह अगर की जाए तो वो यही है कि उनकी सीटें लेकर पीटीआई को दिलवा दी गई है, जिस पे कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, क्योंकि हमने तो देखा है ना तारीख में कि मौलाना साहब बड़े एक एसेट भी साबित होते हैं। जहाँ पर मौलाना साहब धरना या सख्त पॉलिटिक्स करनी होती है, मौलाना साहब को इस्तेमाल भी होते हैं या किया जाता है उस चीज़ के लिए। तो इस दफ़ा 2024 में क्यों मौलाना साहब को मायूस कर दिया? नहीं, मौलाना वो तो नहीं मानते ना, दूसरा फरीक तो नहीं मानता कि हमने मौलाना को या मायूस किया है या हमने मौलाना के खिलाफ कोई काम कर दिया है। लेकिन मौलाना का ये ख्याल है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। हालांकि उससे जो है आम मुबस्सिरीन भी ज्यादा इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि वो और ये जो उमर ने जो बात की इलेक्शन से पहले, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाहिद सियासतदान थे जो कहते थे कि अगर इलेक्शन कुछ अरसे के लिए डिले होते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल तो मौलाना साहब उस वक्त जमीनी जरा जल्दी से एक और बात बता दें। आज मौलाना साहब के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दलाइल थे उनको अडॉप्ट कर लिया मखसूस नशिस्तों के केस में। इसकी क्या वजह हुई? ये सिर्फ आज नहीं, मौलाना साहब से कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ कि जी आप लोगों को जो सीटें दे दी गई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, तो उनके अपने जो इलेक्टेड लोग थे उससे ज्यादा उनको ये मखसूस नशिस्तें मिली हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उधर भी जवाब दिया था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो जिसको देना चाहे। तो ये मौलाना साहब का देरीना मौक़िफ़ है। अब यहाँ पर भी आप देख लेना कि इधर जो है वो अपनी सीटें लेना चाहते हैं और वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं, लेकिन उधर मुतालबा नए इलेक्शन का किया है। तो नए इलेक्शन का वो मुतालबा करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम में उनको जितना ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है वो बेनिफिट मिलता है उसको भी लेते रहे। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। और हमारे तज्जियाकार अभी तक नए इंतखाबात जो मुद्दे उससे इत्तफाक भी नहीं करते और कहते हैं मौलाना ने अभी बहुत जल्दी ये बात की है, अभी इस तरह का कोई वक्त नहीं आया है, ना हालात बन रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद बड़ा अहम मामला है, आपका और मेरा मामला है, मईशत का मामला और हुकूमत उसके ऊपर क्या कर रही है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। जनाब, एक बहुत ही बड़ा मसला और वो ये है कि ये हुकूमत आई और फिर ये दावा किया कि जो मईशत है उसको संभाला देंगे, ऐसे ज़रूरी इक़दामात करेंगे, बेशक वो सख्त इक़दामात ही क्यों ना हों, लेकिन ऐसे ज़रूरी इक़दामात और इस्लाहात करेंगे जिससे मईशत सही ट्रैक पर आ सके। लेकिन जब बजट पेश किया गया और उसमें जो चीज़ें तजवीज़ की गई हैं
उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, ना सिर्फ सियासी लोगों की तरफ से, सियासी शख्सियात की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से, बल्कि जो टैक्स माहिरीन हो या फिर जो मईशत के ऊपर उबूर रखते हैं, वो भी इस बजट को उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि वो इस्लाहात कहाँ गई जिसके आपने दावे किए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ज़राई ज़मीनों के बड़े मालिकान पर टैक्स नहीं लगा, स्टॉक मार्केट की आमदन पर भी टैक्स नहीं है, हुकूमत के खर्चे भी कम नहीं हुए हैं, इजाफी मिनिस्ट्रीज़ में कमी नहीं हुई है, जो अपने हुकूमत के लल्ले तलल्ले होते हैं या शाह खर्चियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसको कैसे कर्व करना है उसके ऊपर भी कोई हमें वजाहत नहीं मिल सकी या कोई प्लान नज़र नहीं आया। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे, उसके ऊपर कोई वजाहत नहीं मिल सकी। फिर प्राइवेटाइजेशन से मुतल्लिक़ कहा गया था कि जो ख़जाने के ऊपर बोझ हैं इदारे, उनका कुछ किया जाएगा, उससे मुतालिक भी कोई पॉलिसी नहीं पेश की गई। पेंशन से मुतालिक इस्लाहात लाएंगे, इस्लाह की जाएगी, हमें कोई वजाहत अभी तक नहीं मिल सकी कि वहाँ पर क्या होगा, बल्कि पेंशन्स में इजाफा ही किया गया है बजट के अंदर, दिफाई अखराजात में बड़ा इजाफा किया गया है, लेकिन उसकी वजाहत, वो पैसे कहाँ जाएंगे, ये इजाफा इतना बड़ा क्यों किया गया है, कुछ नहीं। बहरहाल ये ज़रूर किया है हुकूमत ने वही जो हमेशा से होता चला है। सबसे पहले तो सैलरी क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि वो बेचारे कहीं का ना रहे, टैक्स के बोझ तले ही दब जाएं। फिर उसके बाद बच्चों का जो दूध है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, तालीम अद्वियात महंगी, अशिया ज़रूरिया के ऊपर जो GST है उससे महंगाई तो ज़ाहिरी बात है होती है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया है, पेट्रोल महंगा होगा, ज़ाहिरी बात है हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आम सारिफीन के लिए जो बिजली के निर्ख हैं उनमें भी इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले दिनों में। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर टिकट्स के ऊपर इजाफी टैक्स लगने जा रहा है। मुल्क में तो आप इसे में अगर आप छोटा मोटा कुछ जमा करके बाहर जाना चाहते हैं उसके ऊपर भी अब सवाल लग गया जी। अरकान पार्लियामेंट के जो TADA होते हैं उसको बढ़ा दिया गया है एज अपोज टू दिस। बताया जा रहा है कि जी पहले 10 होता था, उससे 25% जो है ना अब उनको ये अलाउंस मिलेगा। और सदर और PM हाउसेस जो हैं उनके खर्चों के लिए भी ज़्यादा रकम मुख्तस कर दी गई है। यहाँ पर सवाल बनता है कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे या ये दावे किए जा रहे थे ख़ास तौर पर कि बड़ी कोई ड्रास्टिक इस्लाहात होंगी, मुल्क को सही तौर पर चलाने के लिए कोई बड़े बड़े इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा ना हुआ। इसकी वजह क्या है और ये जो मराद दी गई हैं अशराफिया को, इसके मईशत पर क्या असरात होंगे और ऐसा क्यों नहीं है हुकूमत अपनी इस्लाह या पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपनी इस्लाह करती, तमाम तर मामलात डिस्कस करते हैं अपने तज्जियाकारों के लिए। उस सेगमेंट के लिए खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है हमारे द न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, माशी जो उमूर हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है, मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। आप इसे स्टार्ट करते हैं मेहताब, बताइएगा क्या समझते हैं ये जो मराद दी गई हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या वाकई में क्रिटिसिज्म सही है या फिर हुकूमत के लिए इसका कोई चारा नहीं था जिस तरह से वो अपना स्टांस लिए हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए बुनियादी तौर पर ये क्रिटिसिज्म जो है उसकी वजह ये है कि जैसे आपने ख़ुद अपने इंट्रो में आगाज़ में बता दिया कि इतनी हैवी किस्म की टैक्सेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री की अनप्रेसिडेंटेड टैक्सेशन है। पाकिस्तान में अगर पिछले 10-15 साल को आप देखें तो हम 500-600 अरब रुपए के मैक्सिमम टैक्सेस जो है वो लगाते हैं और बाकी हम कहते हैं कि 100-200 अरब रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के थ्रू या इन्फोर्समेंट के ज़रिए हम हासिल कर लेंगे। ये पहली दफ़ा है पिछले 25 से 30 साल के अंदर कि हमने कोई 1.7-1.8 ट्रिलियन रुपीस के नए टैक्सेस लगाए हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी भी नहीं हुआ। और बाकी जो नॉमिनल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं कि मसलन GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन के ज़रिए कोई तकरीबन 1500 अरब रुपए के टैक्सेस वहाँ से जमा किए जाएंगे। जब हुकूमत पे बजट पेश करने के बाद क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ तो उन्होंने PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ भी एक गिमिक किया और गिमिक ये था कि 1500 अरब रुपए पहले अप्रूव किया हुआ था उसका, जिसमें 1400 अरब रुपए वो बजट से था और 100 अरब रुपया जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से था। हुकूमत ने यह किया कि जो बजटरी था रिसोर्सेज थे 1400, उसमें से 250 अरब रुपए कम कर दिया और यहाँ पे जब बजट पेश हुआ और जो रिवाइज्ड फाइनेंस बिल है उसमें 200 से 250 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगा दिए ताकि IMF को एक बैलेंस किया जा सके। चूंकि IMF का कंसर्न जो है वो ये है कि हम अपना जो मालियाती खसारा है उसको कम करें, लेकिन उस मालियाती खसारे को कम करने में जो सैलरीड और नॉन सैलरीड क्लास है, मसलन मुझे ये बताएं, मैं हैरान हूं इस चीज के ऊपर कि आप सरचार्ज लगाते हैं,
सरचार्ज 10% है। और 10% किन लोगों के ऊपर है? ठीक है, जिनकी इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन अगर कोई शख्स ज्यादा पैसे कमाता है और वो टैक्स नेट के अंदर भी है, तो क्या ये जुर्म है इस मुल्क के अंदर? बजाय इसके कि आप टैक्स नेट को ब्रॉडन करें और रेट्स को कम लेकर आए। हम ये तवक्को कर रहे थे कि आप रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लेकर आएंगे, आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स नेट के अंदर लेकर आएंगे, आप जो जीएसटी गुड्स और सर्विसेज का इशू है, जीएसटी ऑन गुड्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जीएसटी ऑन सर्विसेज सूबों के पास है, आप उनको हार्मोनाइज करके उनकी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेंगे और उसकी चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वहां पे इस्लाहात लेकर आएंगे। कुछ इस्लाहात मेरे जैसा जो आम बंदा है, मेरे जैसा जो बहुत ज्यादा नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स चले इसमें नहीं पड़ता किसकी क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, वो कहते हैं मुझे तो आपने वादा किया था आके कि आप सिस्टम को ठीक करेंगे और आप उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे या उनसे इकट्ठा करेंगे जो नहीं है, जो कमाते इतना सारा हैं लेकिन टैक्स देते नहीं हैं, लेकिन फिर आपने मुझसे ही ले लिया। तो वो क्यों नहीं हो सका? इसकी वजह क्या आप समझते हैं? उसकी वजह यह है कि जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं तो आपकी नज़र में जो सबसे बड़ा टारगेट है वो रेवेन्यूज है, वो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस आपने बैक बर्नर पे रखा है। आपने अभी नंबर्स क्रंचिंग करनी है, नंबर्स क्रंचिंग करके आप आईएमएफ के प्रोग्राम को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप उसके अंदर देखें ना, आप जीएसटी कहते हैं जी हमने स्टेशनरी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम कम करेंगे, लेकिन मैंने तो पहले ही स्टोरी कर दी थी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के ऊपर आप जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। बाकी जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं उनके ऊपर अभी भी जीएसटी आपने लगाया हुआ है। दूध के ऊपर तो आप जीएसटी लगाते हैं, हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर जो है वो आप वापस ले लेते हैं। अच्छा, हाइब्रिड गाड़ियों पे मुझे नहीं है, लेकिन आप जरा कंपैरिजन करें, आप सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और बाकी रिटेलर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप टैक्स नहीं लगाते, तो ये फेयर टैक्सेशन नहीं है। इक्विटेबल और फेयर टैक्सेशन जो है पाकिस्तान के लोगों का मुतालबा है, ये फेयर टैक्सेशन नहीं है। सलीम साफी साहब, क्या वजह है? मोहम्मद औरंगजेब साहब को जब लेके आए थे तो बड़े दावों के साथ बहुत उनको डिफेंड किया गया कि जी जिस इस्लाह करने की ज़रूरत है वो केपेबल है इस चीज़ के, हमें क्यों नहीं कोई फ़र्क नज़र आ रहा? अलीना, मैं तो इकानमी को नहीं समझता। ये मेहताब साहब जैसे अपने उस्तादों से जो थोड़ा बहुत हमने समझा है तो वो ये है कि देखें, एक तो ये कहा गया था कि गरीबों का बजट लाएंगे, तो ये गरीबों का नहीं है, ये इसको अमीरों का बजट कह सकते हैं, गरीबों का बजट नहीं। दूसरा, एक कॉमन सेंस की बात हम भी जानते हैं जो इस बजट में भी माजी की बजटों की तरह नज़र नहीं आती कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन करें और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम कर दें। तो ये सेल्स टैक्स वगैरह सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आती हैं, वो चीज़ें इन्होंने उसी तरह मेंटेन कर दी है। और एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और बड़ी उसमें डटाई नज़र आती है कि आपने सरकारी मुलाजिमीन को और आर्म फोर्सेस के मुलाजिमीन को उस टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया जो कि बाकी आम सैलरीड क्लास को देना पड़ेगा। सर, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हम बार बार बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मसला यकीनन, लेकिन क्या ये सियासी मसला भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासी लॉबीज़ को या सियासी लोगों को या वोट बैंक को करने के लिए कहीं ना कहीं इंटैक्ट तो आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं और गैर मकबूल फैसले नहीं कर रहे? सियासी मसला इस लिहाज से है, अब अगर मसलन हम जैसे भीख मांगने वाला कोई मुल्क हो तो उसको तो इस मरतबा PSDP अपना देना भी नहीं चाहिए था, लेकिन आपको अपने MNAs को फंड्स देने पड़ते हैं, आपको अपने MPAs को फंड्स देने पड़ते हैं, तो उस लिहाज से भी सियासी हो जाता है। जो सबसे बड़ी बात है कि आप जो बड़े बड़े माफियाज हैं, अगर उन पे किसी हुकूमत ने सही हाथ डाला और उनसे सही रिकवरी कर ली तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शायद हमें IMF की जरूरत भी ना पड़े। ये क्यों नहीं हो पाता सर? ये क्यों नहीं हो पाता? मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी मजबूत लाबियां हैं कि ये कमजोर हुकूमतें उन पे नहीं डाल सकती। और दूसरा, वही लोग हुकूमतों में आके बैठ जाते हैं, वो हुकूमतों का हिस्सा होते हैं, सियासी जमातों का हिस्सा होता है। अगर कोई बराह रास्त खुद हिस्सा नहीं होता तो उन्होंने फिर अपने बंदे रखे होते हैं, सेनेट में भी रखे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी रखे होते हैं, कौमी असेंबली में भी रखे होते हैं। वो माफियाज तो महमल इसी तरह के माफियाज और लॉबीज और इनको किसी हद तक कर्टेल करने के लिए तो मोहम्मद औरंगजेब साहब को नहीं लाया गया था?
देखिए लीना, मसला पता है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो बहुत सारे वादे करती है और फिर हम देखते हैं कि कोई वादे पूरे नहीं होते। इस हुकूमत ने भी हमें वादे किए थे कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है वो बोझ नहीं डाला जाएगा, लेकिन अब आप देख लें, मेहताब साहब ने भी एक्सप्लेन किया, वैसे भी आप अगर ओवरऑल देख लें कि इन्होंने कितना ज्यादा बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाला है। फिर इन्होंने कहा था कि हम हायर स्लैब को नहीं बदलेंगे, लेकिन वो भी आपने देखा कि वो जो बात की थी उसके बरक्स जो है वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, तनख्वाहदार तबका जो ऑलरेडी 300 अरब जो है वो ऑलरेडी दे रहा था, उसमें इजाफी कर दिया गया है कि अब वो 80 अरब मजीद देते हैं, एक्स्ट्रा दे। दूसरे सेक्टर्स जो है यानी कि रिटेलर्स की बात की है मेहताब साहब ने, बाकी भी हम लोग इधर बात करते हैं। आपने उनको वादा तो किया है कि उनको लेकर आएंगे टैक्स नेट के अंदर, लेकिन हम ये वादे पहले भी बहुत सुने थे, तो लगता नहीं है कि ये प्रॉपरली जो है कभी पूरे होंगे। अच्छा, आपने काम करना था सूबों के साथ मिलकर के, आप एग्रीकल्चर पे करते, कोई एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर प्रॉपर करते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। अच्छा, ये दावे बड़े कर दिए कि नॉन फाइलर्स को लेकर आएंगे टैक्स नेट पे, ये दावे वादे हमने पहले भी बहुत सुने और ऐसा होता नहीं है। होता वही है कि आम आवाम, जो सीधी सी बात है लीना, कि आम आवाम और तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है आम आवाम उसकी वजह ये कि आम आवाम के पास असेंबलियों में कोई पावरफुल ताकतवर लॉबी नहीं है, यानी कि वो गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाले हों उनकी भी एक लॉबी है। अच्छा, एग्रीकल्चर वाले हों वो असेंबलियों में बैठे हैं उनकी भी लॉबी है, ट्रेडर्स हों उनकी भी लॉबी है, ब्यूरोक्रेट्स हों उनकी भी लॉबी है, सियासतदान तो खुद वैसे ही उसके अंदर इन्वॉल्व है सारा कुछ, तो सबकी ताकतवर लॉबियां हैं, वो रियल एस्टेट हो वो बाकी सब हो, लेकिन आम आदमी और तनख्वाहदार तबके की लॉबी क्योंकि नहीं है इसलिए उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं वहाँ पर भी लॉबीज होती हैं, वहाँ पर भी इस तरह से बड़ी चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इतने बुरे हालात नहीं होते जो यहाँ पर हैं। ऐसा क्यों है? एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, वापस आते हैं अपने तजियाकारों की राय। बजट नया लेकिन चक्कर वही पुराने कि जी जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ डाल दो, जिन्होंने देना ही देना है एट सोर्स उनका कट जाता है, और जिनसे नया टैक्स लेना है, जो इतनी आमदनियाँ कमा रहे हैं, उनसे कोई टैक्स नहीं है। लॉबीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है। अभी जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले उमर बात कर रहे थे, बाहर भी होता है, हर जगह होता है, लॉबीज़ की एक्सिस्टेंस होती है, इस तरह के माफियाज होते हैं जो सरगर्म होते हैं और ये पार्ट होता है ऑफ द इकॉनमी, लेकिन वहाँ पर फिर चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों है कि जो हमारी हुकूमत है, चाहे वो कोई भी हो, वो घुटने टेक देती हैं, बिल्कुल ही लेट जाती हैं, हर जगह बस कैरेट्स ही कैरेट्स है, स्टिक्स कहीं भी नहीं होती। अलीना, मैं जब टैक्स पर बात चल रही थी ना, तो एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, ये ICIJ की पब्लिश हुई है, कि जिसमें वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कोई एक प्लान दिया है कि G20 कंट्रीज को कि किस तरीके से हम टैक्स बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि इस टाइम कोई 3000 ऐसे बिलियनर्स हैं यानी कि पूरी दुनिया में जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा जिनकी वर्थ है, तो इनको अगर 2% टैक्स लगाया जाए, वेल्थ टैक्स लगाया जाए, तो उस मद में हम इनसे कोई हर साल 200 से लेके 250 अरब तक $250 अरब तक टैक्स की मद में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, और ये एक तो इनइक्वालिटीज का पूरी दुनिया में चैलेंज है। अगर सिर्फ पाकिस्तान में होता तो उधर अमेरिका में इस पर किताबें ना लिखी जाती, उधर भी है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी गंभीर है। मैं किसी टाइम टैक्स के हवाले से बहुत ज्यादा रेडिकल था, मैं इस पर काम भी करता रहा हूँ। 2016 की बात है, एक टैक्स कमीशन पर एक रिपोर्ट आई, उस टाइम इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर से, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि ये 6ठा कमीशन है कि जो रिफॉर्म्स के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है या अपनी तजावीज़ पेश कर रहा है। जो पहला कमीशन था वो 1960 में बना था, और उसमें से उन्होंने कोई एक लाइन कोट की कि उसमें लिखा हुआ था कि दिस इज हाई टाइम टू कैरी आउट टैक्स रिफॉर्म्स, कि 1960 में भी यही बात चल रही थी कि ये अब जो है ना, इससे ज्यादा हम लेट नहीं हो सकते। 2016 में वो रिफॉर्म कमीशन आया और 2024 में भी हम अनफॉर्चुनेटली वही बातें कर रहे हैं। अब यह है कि उसी दौरान 2016 की बात है, कोई एक ट्रेडर्स की एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई, तो ट्रेडर्स जो हैं वो रजिस्ट कर रहे थे, वो अपने आप को एनरोल नहीं कर रहे थे। तो मैंने एक ट्रेडर लीडर से पूछा, मैंने कहा जी कि आप क्यों नहीं एनरोल कर रहे? उसने कहा जी आपको पता है कि स्मगल्ड आइटम्स कितनी आती हैं मार्केट में मौजूद हैं, आप मेरे से ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं अपने आप को टैक्स नेट में ले आऊं, और वो चीज़ जो मार्केट में एक 5 रुपए भी मिल रही है, मैं उसको 8 रुपए या 10 रुपए में दूं, और लोग मुझे
एप्रिसिएशन के तौर पे कि ये बंदा टैक्स अदा करता है तो वो मेरे से महंगी चीज खरीदेंगे। ऐसा नहीं होगा जब तक आप जो है ये स्मगलिंग की आइटम्स को कंट्रोल नहीं करते। अब जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कोई रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने की कोशिश की, बल्कि लगाया। अब ये जो हम माफिया की बात करते हैं, ये किस तरीके से डाज करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसमें क्या हुआ कि पहले एक ब्लैक मनी का जो एक जरिया था, सबसे बड़ा जरिया, वो ये था कि आप या इधर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। जब उधर टैक्स लगने शुरू हो गए तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने उधर से पैसा पुल आउट करके तो उन्होंने डॉलर जो है वो जहीरा करने शुरू कर दिया और पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज होगी। दूसरा इशू ये है कि हमारी, जिस तरह ये महमल बात कर रही थी कि लॉबीज की एक अपनी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट में, अब तो कोई मीडिया हाउस जो है वो भी या तो जो रियल एस्टेट का ओनर है उसका होता है या उसका कोई ना कोई एक पार्टनर जो है ना वो रियल एस्टेट का होता है। आप गिनती के चंदे का आपको मीडिया हाउस मिल जाएंगे कि जिनका आपको पता चलेगा कि इनका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है। इसके अलावा जिसने कोई इलेक्शन लड़ना होता है वो या खुद उसने कोई सोसाइटी बनाई होती है या उसका जो स्पॉन्सर है वो एक सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसकी वजह से फिर इन लोगों की नुमाइंदगी हो जाती है। और रैशनल ये दिया जाता है कि जी अगर आप जो है बड़े कारोबार को हिट करेंगे तो लोगों को वो वैसे भी बेरोजगार हो जाएंगे। और सारे अमल में जो सफर है वो आम आदमी करता है। एक हमारे पुराने एक FBR के चेयरमैन थे, उनकी बात मुझे अक्सर याद आती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिधर जो गरीब हैं वो अमीर लोगों को सब्सिडाइज करते हैं, कि पैसे गरीब लोग दे रहे होते हैं, ये जो हमारा इंडायरेक्ट टैक्स की मद में, और इस मुल्क में एंजॉय अमीर लोग करते हैं। ये जो आए दिन आपको बातें सुनाते हैं ना कि मैं तो, मेरे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, मैं तो पाकिस्तान में रह गया हूँ, ये सबसे बड़े झूठे हैं। इनको जितनी अयाशी और जितनी एक मजा एक एलीट क्लास को पाकिस्तान जैसे मुल्क में है ना कि जिधर एक कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए होता है, इनको ये सहूलतें बाहर मुयस्सर नहीं होती। तो सोहेल साहब ऐसा क्यों है सोहेल साहब कि हम उसी चक्कर में पड़े होते हैं और इससे कोई हल ही नहीं है इससे निकलने का, और कोई हल देता भी नहीं है? जी सोहेल साहब। अलीना, मुझे तो इस दफा दो चीजों का इंतजार था बजट में। जी सर। एक तो मुझे ये इंतजार था कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको कैसे टैक्स में लाया जाता है। तो टोटल अभी तक पूरे मुल्क में 30-40 हजार तक बंदों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, जबकि मेरा ख्याल है ये लाखों में है और बल्कि करोड़ों में होंगी ये बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन स्वाय 40-50 हजार के किसी की नहीं हो। दिस इज अ वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, नंबर वन। दूसरा, मैं ये तवक्को कर रहा था कि पूरा मुल्क चीख रहा है बिजली के बारे में, महंगी बिजली के बारे में, और सोलर टेक्नोलॉजी की को किस तरह से आपने यूजफुल बनाना है और जो लोग लगवा चुके हैं उनको कैसे सहूलत देनी है। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बजट के अंदर ये ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की गई कि जिससे जो है बिजली की कीमत घटाने की और उसको ऐसा फैसिलिटेट करने की कि लोगों का ये बोझ कम हो, उसकी कोई प्लानिंग की गई हो या उसके बारे में कोई ऐलानात किए गए हो। तो मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस इस पे हुआ। दूसरा, सोलर टेक्नोलॉजी लोगों ने लगवा ली है, उसने अपर मिडिल क्लास ने, अब उनको सस्ती बिजली खरीद के टैक्स जितने बढ़ा दिए गए हैं। मेरी जो है वो जीरो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो मैं ले रहा हूँ, विदाउट एनी, जीरो यूजेज है और 30,000 टैक्स है। तो भाई आप सैलरी पे भी टैक्स ले रहे हैं, आप घर पे भी टैक्स ले रहे हैं, आप जीरो अगर आपका यूजेज है तो उस पर किस चीज का टैक्स ले रहे हैं? एक बात मैं करना चाहता हूँ अलीना, मेरे लिए एक और भी बात बड़ी मायूब थी। गरीब कौम, मकरूज कौम के जो वज़ीर आज़म हैं और वज़रा हैं, उनके अपने खर्चे और पार्लियामेंट को चलाने के और उनके पार्लियामेंटेरियंस के इतने ज़्यादा खर्चे हैं, वो क्यों नहीं कम हुए? मेहताब, और आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास एक पिछले 10-15 सालों में मैन्यूवरिंग की स्पेस होती थी और हम करते थे विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग के जरिए हम मुल्क की इकोनॉमी को, और फिर कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स भी थे, दोस्त भी थे हमारे, तो मिला के हम अपना काम चला रहे थे। अभी जो प्रॉब्लम है पॉलिसी मेकर्स का, वो मैन्यूवरिंग की और विंडो ड्रेसिंग की जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है।
अब हल क्या है उनके पास? हल ये है कि जो इजी तरीन टैक्सेशन है वो सैलरीड क्लास है, वो फाइलर्स हैं, उन्हीं के ऊपर रेट्स को बढ़ाते जाएं। तो ये एक सिचुएशन पॉइंट जो है वो आने वाला है और वहां पे जाके बात जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है, पार्लियामेंटेरियंस का आप देखें 70 अरब रुपया उनके एसडीजीज का प्रोग्राम है। ये मियां नवाज शरीफ की जो पिछली गवर्नमेंट में थी, उन्होंने कहा जी हम खत्म करेंगे, वो जारी रखा। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा जी हम खत्म कर देंगे, उन्होंने फिर उसको रिवाइव कर दिया। पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, वो पिछले साल आपने 90 अरब रुपया उसके लिए रखा, 60 अरब रुपए खर्च कर दिया। पहले 2 महीनों में ही वो पैसे दे के चले गए थे। अभी फिर जो है वो पहले ये था कि 70 अरब रुपया हम नहीं रख रहे उसके लिए कोई, लेकिन फिर सेकंड थॉट आया और पार्लियामेंटेरियंस को खुश करना था। पीपल्स पार्टी भी उसमें और नून लीग दोनों शामिल थे। दोबारा से 70 अरब रुपया रख दिया। कट सब पे लग सकता है, सिवाय वो जो एसडीजीज पार्लियामेंटेरियंस का प्रोग्राम है उस पे कोई कट नहीं लग सकता। ये एसडीजीज प्रोग्राम क्या है? एक्सपेंडिचर्स पे कोई रिफॉर्म्स नहीं आई। मेहताब, ये क्या है एसडीजीज? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीवमेंट प्रोग्राम है जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ छोटी छोटी स्कीम्स के लिए हर पार्लियामेंटेरियंस को तकरीबन 500 मिलियन जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आवाम के ऊपर कहाँ लगते हैं, किस डेवलपमेंट के ऊपर लगते हैं, उसका तो कोई खाता नहीं होता होगा, आई एम अज्यूमिंग। ये है कि उसकी कोई इफेक्टिव मॉनिटरिंग कागजों है, प्रैक्टिकली कोई नहीं है। टेक्निकली कोई नहीं है। अच्छा, जरा क्विकली, क्योंकि हमें फिर प्रोग्राम क्लोज करना है, ये बता दें अब आने वाले दिनों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट करें? क्या महंगाई का एक शदीद तूफान आने वाला है, या हमने पिछले कुछ दिनों में देखा या पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कहीं ना कहीं पेट्रोल के ऊपर थोड़ा सस्ता कर दिया जाता था हर 15-14 दिन बाद, वो हमें छोटे छोटे कुछ रिलीफ्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी हम? देखिए, 2 चीजें जो है ना इस बजट के बाद मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और वो ये है कि जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है वो है 3.6%। ये जो बजट सामने आया, जो आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा है, ये जीडीपी ग्रोथ 1.5 से 2% से ज्यादा किसी सूरत नहीं हो सकती। दूसरा 12% रखा है इन्फ्लेशन का टारगेट, और ये इन्फ्लेशन का टारगेट है हायर बेस के ऊपर। अभी इस साल की जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है वो कोई 23.4% है, उसके ऊपर 12% की इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बरकरार रहेंगे। उसके नतीजे में 2 चीजें होंगी, गुर्बत में इजाफा होगा, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। ये जो इसके ऊपर हुकूमत रिवाइज करे और सही में जो इस्लाहाती चीज़ें प्रॉमिस की गई थी, जो इकदाम प्रॉमिस किए गए थे, उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले और लोगों से बोझ कम करे जो नहीं बर्दाश्त कर सकते। विद दैट, अल्लाह हाफिज़।